तो मैंने आपको कुछ नोट्स भेजे हैं, तो उसी नोट्स को रेफ़र करते हुए हम थोड़ा सा कवर करेंगे इस सेशन में। तो डायनेमिक सिस्टम क्या होता है? डायनेमिक सिस्टम होता है जिसमें टाइम इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है टाइम, और सिस्टम हमारा टाइम के साथ इवॉल्व करता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे टेम्परेचर T, टेम्परेचर इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम। मान लो हमारा सिस्टम है, कोई कमरा है जिसको हम ठंडा करना चाहते हैं, वो हमारा सिस्टम है। तो उसमें कुछ एयर कंडीशनिंग का अरेंजमेंट है, हवा आ रही है, तो उस सिस्टम के लिए हम कुछ इक्वेशंस लिख सकते हैं उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। और अगर मैं बोल रहा हूँ उस सिस्टम में मेरा टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, तो वो हमारा बन जाएगा एक डायनामिक सिस्टम जो टाइम के साथ इवॉल्व कर रहा है। तो हम डायनामिक सिस्टम में ऐसा नहीं लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। वैसे तो हमें पता है जो टेम्परेचर होगा वो स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन होगा, लेकिन डायनेमिक सिस्टम में हम सिर्फ हम सिर्फ टाइम को ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, स्पेशली होमोजीनियस मानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लम्प्ड पैरामीटर, या उसे हम बोलते हैं स्पेशली होमोजीनियस अप्रोच। तो टेम्परेचर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और टी नहीं होगा, टेम्परेचर सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। जब ऐसे इस एजम्पशन के साथ हम सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं तो वो एक डायनेमिक सिस्टम होता है। तो हमारा सिस्टम है कोई भी, उस सिस्टम में हम कुछ इनपुट देंगे। इनपुट के लिए यहाँ पे यू सिंबल यूज़ किया है जो फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ये हमारी इनपुट है। और उससे कुछ आउटपुट आएगी, आउटपुट के लिए वाई सिंबल यूज़ किया है जो फंक्शन ऑफ टाइम है। तो ये एक अंदर सिस्टम का कुछ भी सिस्टम हो सकता है, वो एक मैकेनिकल सिस्टम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, तरह तरह की चीज़ें अंदर में हो सकती है, पर बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट आर फंक्शंस ऑफ टाइम ओनली। तो ये एक डायनेमिक सिस्टम हो गया। तो जैसे कमरे के एग्जाम्पल के केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी इनपुट, तो मान लो हम बोल रहे हैं कि कितनी हम ठंडी हवा उसमें डाल रहे हैं, ठंडी हवा का फ्लो रेट, ठीक है, उसको मैंने बोल दिया इनपुट है। और आउटपुट है मेरा टेम्परेचर क्या है, उसको मैं आउटपुट बोल रहा हूँ, कमरे का जो टेम्परेचर है। तो ये एक डायनेमिक सिस्टम हो गया। तो टाइप्स ऑफ डायनेमिक सिस्टम्स हम कई तरीके से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें उनके बारे में लिखी है। तो पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सीसो, इसका मतलब है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। ऐसे ही मीमो मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो ऐसे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट हम सिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक और तरीका है सिस्टम को क्लासीफाई करने का, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। तो लीनियर सिस्टम का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो हमने सिस्टम में इनपुट दी U1 और हमें आउटपुट मिली Y1, ठीक है। और उस सिस्टम में हमने इनपुट दी U2 और आउटपुट मिली Y2। ये सिस्टम का बिहेवियर है। तो अगर वो सिस्टम एडिटिविटी और होमोजीनिटी इनको सेटिस्फाई करता है तो वो एक लीनियर सिस्टम है। एडिटिविटी का मतलब है कि अब हम एक इनपुट दें जो इन दोनों इनपुट को ऐड करके थी U1 प्लस U2, तो हमारी जो आउटपुट अगर हमें आउटपुट Y1 प्लस Y2 मिल रही है तो एडिटिविटी हमारी सेटिस्फाई हो गई। और होमोजीनिटी का मतलब है अगर हमने इनपुट को C से मल्टीप्लाई कर दिया, CU1 ये हमने इनपुट दे दी, तो हमारी आउटपुट भी अगर C से मल्टीप्लाई होगी, Y1 की जगह CY1 हो गई, तो ये होमोजीनिटी हो गई, ठीक है। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडिटिविटी और होमोजीनिटी को कंबाइन करके उनको जस्ट सुपर इम्पोज करके, कि अगर हमारी इनपुट C1U1 प्लस C2U2 है तो हमारी आउटपुट C1Y1 प्लस C2Y2 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा सिस्टम लीनियर है, नहीं तो नॉन लीनियर है।
लीनियर सिस्टम की आप देखोगे बहुत एडवांटेज होती है। एडवांटेज ये है कि लीनियर सिस्टम को डिस्क्राइब करते हुए हमें जो इक्वेशन मिलती है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, वो लीनियर होती है। तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है वो। अगर लीनियर नहीं है सिस्टम तो नॉन लीनियर है। एक और तरीका है उसको क्लासिफाई करने का, वो है सिस्टम हमारा टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, इसका क्या मतलब है टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट? टाइम इनवेरिएंट का मतलब है द सिस्टम गिव्स सेम आउटपुट फॉर सेम इनपुट रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द इनपुट इज गिवन। ठीक है, तो मान लो मैंने सिस्टम को आज कुछ इनपुट दी और उसने कुछ आउटपुट दी। अगर मैं सेम इनपुट 1 साल के बाद दूं, 1 महीने के बाद दूं और मुझे सेम आउटपुट दे रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। टाइम के साथ सिस्टम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अगर वो अलग आउटपुट देने लगता है सेम इनपुट के लिए, तो इसका मतलब सिस्टम टाइम वेरिएंट है। तो यहाँ पे उसको सिंपली ये इन ग्राफ्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। मान लो हमने इस तरह की एक इनपुट दी, एक कांस्टेंट इनपुट दी, ये हमारी इनपुट थी जो हमने टाइम 0 पे शुरू की। ठीक है, और हमें आउटपुट मिली इस तरह की, ये आउटपुट है सिस्टम की, इस तरह की सिस्टम की आउटपुट थी। और यहाँ पे देखो, अब ये इनपुट हमने दी है टाइम 0 पे नहीं, किसी और टाइम पे दी है, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, कभी भी। और अगर हमें आउटपुट जो मिल रही है वो सेम आउटपुट मिल रही है, तो इसका मतलब वो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। अगर आउटपुट चेंज हो जाती है तो इसका मतलब वो सिस्टम टाइम वेरिएंट है। ठीक है, तो आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो हमारे सिस्टम में कुछ स्प्रिंग्स हैं और हमें पता है कि स्प्रिंग एनीथिंग चेंजेस विद टाइम, तो स्प्रिंग में भी, स्प्रिंग की स्टिफनेस में भी कुछ चेंज आता है। हम उसको कंसीडर करें या नेग्लेक्ट करें वो अलग बात है। तो हमने हमारे सिस्टम की का जो हमारे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, आज उसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, मान लो 6 महीने के बाद उसकी कुछ और वैल्यू हो गई, चेंज होगी। तो हमारा जो सिस्टम है वो टाइम वेरिएंट हो गया, टाइम इनवेरिएंट नहीं हुआ। ठीक है, तो हम जिन सिस्टम्स की बात करेंगे यहाँ पे वो होंगे LTI डायनेमिक सिस्टम, मतलब लीनियर और उसके साथ साथ टाइम इनवेरिएंट डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अच्छा इसको रोटेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखो, हमारा कोई सिस्टम है और हमारे सिस्टम का कुछ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होगा, कुछ इक्वेशंस होंगी, उसको मैंने एस बोल दिया, उसका जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और अगर हमारी इनपुट यू है तो हमें आउटपुट वाई मिल रही है, तो हम उसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई जो हमारी आउटपुट है इज ए फंक्शन ऑफ दैट सिस्टम, और उसके साथ साथ जो इनपुट है उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 चीजें हैं हमारे पास, इनपुट, आउटपुट और सिस्टम का डिस्क्रिप्शन। और कोरस्पॉन्डिंग टू हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हम 3 तरह की प्रॉब्लम्स कंसीडर कर सकते हैं। एक तो प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लो हमें इनपुट दी हुई है और आउटपुट दी हुई है। ठीक है, फॉर सम इनपुट हमें सिस्टम की आउटपुट दी हुई है और हमें निकालना है उस सिस्टम का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, सिस्टम का डिस्क्रिप्शन निकालना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं सिंथेसिस। तो एक्चुअली ऐसा किया जा सकता है कि कोई सिस्टम है, हम उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख नहीं पा रहे, लेकिन हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसका फॉर सम इनपुट्स, फॉर सम स्टैंडर्ड इनपुट्स, हमने उसकी आउटपुट देख ली क्या आती है। तो इनपुट और आउटपुट को यूज करके हम एक सिस्टम का एक अप्रोक्सीमेट डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को बोलते हैं हम सिंथेसिस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से अगर हमें सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमें एस दिया हुआ है और उसके साथ हमें इनपुट दी हुई है यू, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया है, इनपुट दिया है, हमें आउटपुट निकालना है, गेट वाई। तो इसको बोलेंगे सिर्फ एनालिसिस प्रॉब्लम। और एक और तरह की प्रॉब्लम है
मान लो हमें सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और हमें ये दिया हुआ है मुझे ये आउटपुट चाहिए। जैसे कमरे के एग्जांपल के केस में हमारा जो भी एयर कंडीशनिंग का और जो भी कमरे का जो सिस्टम है, हमने सिस्टम का डिस्क्रिप्शन लिख दिया और मैंने बोल दिया कि मुझे ये टेम्परेचर चाहिए, मुझे आउटपुट ये चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि इनपुट क्या देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं कंट्रोल प्रॉब्लम। हाँ, हमें सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया है और हमें डिजायर्ड आउटपुट दी हुई है और हमें ये बताना है कि मैं क्या इनपुट दूँ उस सिस्टम को। ये हो गई कंट्रोल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अब आगे एक सिस्टम का बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ये स्प्रिंग डैम्पर मास सिस्टम है, सबको पता ही है। और उस सिस्टम में हमने कुछ इनपुट दी, इनपुट है कुछ यहाँ पे फोर्स लगाया, इस पे फोर्स जो फंक्शन ऑफ टाइम है ये इनपुट है। और हमें जो आउटपुट मिलेगी इसकी यहाँ पे जो भी इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये आउटपुट होगी। तो इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए अब हमें डिपेंडिंग ऑन सिस्टम हमें कुछ लॉज ऑफ फिजिक्स यूज करने पड़ेंगे। तो एक मैकेनिकल सिस्टम है तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ यूज करेंगे और ये इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो मान लो, तो उस केस में हम जो भी इलेक्ट्रिकल के लॉज होते हैं, कुछ करंट वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के लॉज, वो सब कंसीडर करके हम कुछ इक्वेशंस लिखेंगे। तो यहाँ पे ये सिंपल इक्वेशन आ गई, आपको पता ही है ये इक्वेशन। और अगर इस इक्वेशन को अब हम देखें तो ये इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर। देखो क्योंकि x डबल डॉट आ रहा है यहाँ पे, तो ये सेकंड ऑर्डर है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये लीनियर है। और इसके जो कांस्टेंट्स हैं m, c और k, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो LTI सिस्टम है, पहले मैंने बोला लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, उस सिस्टम की जब हम उस सिस्टम का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो हमें रिजल्ट यही मिलेगा, लीनियर ODE मिलेगी और उसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट होंगे। तो बड़ा आसान हो जाता है अब इसको सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा अब अगर हम कंसीडर करें कि हमारा जो स्प्रिंग है वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, तो लीनियर स्प्रिंग के लिए तो हम स्प्रिंग फोर्स को kx ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जहाँ पे k कांस्टेंट है। लेकिन अगर नॉन लीनियर है तो हम ऐसा बोल सकते हैं उसका k, उसकी जो स्टिफनेस है वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी स्टिफनेस x पे डिपेंड करती है। तो अब रिजल्ट क्या होगा, हमारी इक्वेशन यहाँ पे नॉन लीनियर बन जाएगी अगर स्प्रिंग हमारा नॉन लीनियर हो। ठीक है, तो हमें नॉन लीनियर ODE मिलेगी। अच्छा, अगर हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, कि टाइम के साथ वो चेंज होता है, वो हमें कंसीडर करना है, तो उसका भी रिजल्ट क्या होगा कि अब हमारे हमारे जो कोफिशिएंट हैं यहाँ पे m, c और k, वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट में हमें लीनियर ODE मिलेगी जिसके कोफिशिएंट कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा कंट्रोल की एक बेसिक बात करते हैं। हम कंट्रोल को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो ओपन लूप कंट्रोल और दूसरा क्लोज्ड लूप या जिसे फीडबैक कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल में हमारा जो सिस्टम होता है वो प्री कैलिब्रेटेड होता है। प्री कैलिब्रेटेड, उसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है पंखा। हमने पंखे में भी कंट्रोल है हमारा, क्योंकि हम रेगुलेटर घुमा के पंखे की स्पीड को हम चेंज करते हैं और हमने सिस्टम को पहले से ही कैलिब्रेट किया हुआ है कि जब नंबर 1 पे है तो उसकी RPM x है, नंबर 2 पे है तो उसकी RPM y है, नंबर 3 पे है तो उसकी RPM z है। उसको हमने पहले से ही कैलिब्रेट किया हुआ है, तो ये हो गया ओपन लूप। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखो हमारा सिस्टम है S, हमने उसको पहले से कैलिब्रेट किया हुआ है, तो कुछ इनपुट है उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट आएगी। लेकिन अब इस सिस्टम, ये सिंपल तो है ये सिस्टम, लेकिन इट वॉन्ट रिस्पॉन्ड टू एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, मान लो हमने इसको कैलिब्रेट किया था जब हमारी सप्लाई वोल्टेज कुछ स्टैंडर्ड 220 वोल्ट
हमारी वोल्टेज थी और इसको कैलिब्रेट किया था कि नंबर 1 पे इसकी x RPM होगी, लेकिन अब एक्चुअल तो हमारी जो वोल्टेज घर में आ रही है वो क्योंकि डिस्टरबेंसेस के कारण वो x तो 220 तो नहीं आ रही, वो कुछ और आ रही है। तो हमने कैलिब्रेट तो किया था x के लिए, पर हमें जो एक्चुअल में जो RPM मिलेगी वो हमें x नहीं मिलेगी, कुछ और मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से हम अब ऐसा मान सकते हैं कि अगर मान लो घर के खिड़की दरवाजे खुले हैं तो बाहर से हवा आ रही है, वो भी एक तरह की डिस्टरबेंस है। तो उस डिस्टरबेंस का भी थ्योरेटिकली कुछ फर्क पड़ सकता है कि पंखे की RPM पे। तो रिजल्ट ये होगा, जो कैलिब्रेशन पॉइंट 1 था हमने उसको x पे कैलिब्रेट किया था, पर डिस्टरबेंसेस के कारण वो x पे नहीं चलेगा, किसी और पे चलेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से प्री कैलिब्रेटेड है, पैसिव है, एक्टिव हम इसमें कंट्रोल नहीं कर रहे, पहले से हमने कंट्रोल पॉइंट इसमें सेट करके रख दिए। अच्छा, दूसरा है क्लोज्ड लूप या फीडबैक कंट्रोल। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम ये सिंपल से इस डायग्राम से देखें, देखो मान लो ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पे S सिस्टम से हमें कुछ आउटपुट मिल रही है y है हमारी RPM। ठीक है, तो हमने एक सेंसर लगाया हुआ है जो RPM को मेजर करता है, RPM को मेजर करेगा और फीडबैक लगाएगा, RPM को मेजर करके इधर लेके जाएगा। ये RT ये रेफरेंस इनपुट है, ये एक तरह से इनपुट है कि मैंने बोला हुआ है मुझे 500 RPM चाहिए, 500 RPM। ठीक है, और यहाँ से ये जो YT जो I मान लो ये 400 थी, तो यहाँ पे एरर निकालेगा, एरर ये भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा दिया है तो ये एरर निकालेगा, और ये एरर एक कंट्रोलर को फीड करेगा कितना एरर है, और कंट्रोलर का जो भी एल्गोरिदम हो उसके हिसाब से ये इस एरर को कंसीडर करके हमें कुछ इनपुट देगा। यहाँ पे मान लो इस केस में ये वोल्टेज इनपुट के चेंज करेगा, जिसके कारण ये एरर कम हो जाए और हमें जो हमारे सिस्टम से जो हम चाहते थे आउटपुट वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो इसमें बड़ा एक्टिव कंट्रोल हो रहा है इस फीडबैक के थ्रू। तो ये क्लोज्ड लूप या फीडबैक कंट्रोल है। तो यहाँ पे RPM ऑफ फैन इज मेजर्ड एंड फेड बैक टू कंट्रोलर। ठीक है, और कंट्रोलर फिर एक्टिवली उसको रेगुलेट करता है। तो ये जो सिस्टम है अब नेचुरली थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन इट रिस्पॉन्ड्स टू डिस्टरबेंसेस। हमारी बाहर से कोई भी डिस्टरबेंस आ रही है, हमने मान लो पंखा पुराना हो गया, उस पे धूल मिट्टी जमी हुई है, उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, पंखे की पंखुड़ियाँ थोड़ी सी मुड़ गई हैं, उसके कारण भी कुछ एरोडायनेमिक चेंज आएगा। और अगर पैसिव कंट्रोलर होता है, ये प्री कैलिब्रेटेड जो ओपन लूप वाला है, तो उसमें वो इफेक्ट कंसीडर ही नहीं होता। तो कोई भी डिस्टरबेंस है, वो सारी डिस्टरबेंसेस को यहाँ पे हमारा सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। उन सब डिस्टरबेंस के बाद भी हमारी जो रेफरेंस इनपुट है, हम जो चाहते हैं, वो सिस्टम ट्राई करेगा कि हमें वो दे पाए। ठीक है, तो ये क्लोज्ड लूप या फीडबैक कंट्रोल हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जैसे हमने यहाँ पे ये हमारा एक स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम था, हमने यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखी इसकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो है ये जो कंट्रोलर है इसका भी कुछ डायनामिक्स होगा। ठीक है, ये चाहे मैकेनिकल सिस्टम हो या इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, कुछ भी हो, इसका भी कुछ डायनामिक्स होगा। हमारा जो यहाँ पे ये है इसका भी कुछ डायनामिक्स होगा, हमने जो सेंसर यूज किया है उसका भी कुछ डायनामिक्स होगा। तो वो सारे की सारी इक्वेशंस यहाँ पे कंसीडर होंगी जब इस पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देयर इज डायनामिक्स ऑफ ऑल पार्ट्स जिसको कंसीडर करना होगा। अच्छा, आगे देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज करके हम एक LTI सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपने पहले रिव्यू में भी देख लिया। तो मान लो ये हमारे सिस्टम की इक्वेशन है, y डबल डैश, ये सेकंड डेरिवेटिव है, y हमारी आउटपुट है, u इनपुट है।
5y डैश प्लस 6y इक्वल्स ut, ये हमारे सिस्टम की इक्वेशन है। और हमने इनपुट ये दी है उस सिस्टम को कि टाइम 0 से उसमें ये एक 1 इनपुट ऑफ 1 टाइम 0 से कांस्टेंट इनपुट ये दी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि जैसे ये जो स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम था, इसमें हमने ये जो फोर्स लगाया, एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया, एक कांस्टेंट फोर्स 1 न्यूटन, तो यहाँ पे ये फोर्स लगा दिया 1 न्यूटन का, ठीक है। तो वो उसी तरह की इनपुट हो जाएगी। पर यहाँ पे ये नहीं बताया गया कैसा सिस्टम है, कुछ भी सिस्टम हो सकता है, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है LTI सिस्टम, उसमें ये इनपुट देती। तो अब इसको सॉल्व करना है, एक तरीका है लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज करके। तो हम यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, हर एक टर्म का लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेके ऐड कर देंगे। तो y डबल डैश का लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा s स्क्वेयर y, जहाँ पे y है कैपिटल Y है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y, माइनस s टाइम्स y0 माइनस y डैश 0, ठीक है। क्योंकि ये ट्वाइस डिफरेंशिएटेड था, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये भी आता है उसमें, प्लस 5y डैश उसका लेंगे तो 5 टाइम्स sy माइनस y0 ये आएगा, प्लस 6 y का लैपलेस ट्रांसफॉर्म बस y हो जाएगा। और u का लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम u लिख देंगे, ये स्मॉल u था, ये कैपिटल U है, फंक्शन ऑफ s होगा। और हमारी यहाँ पे इनपुट 1 थी, तो अगर 1 का आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, उस टेबल में भी देख लेना, 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, तो ये 1/s हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ इसके बाद लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बाद हमने यहाँ पे सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, y के साथ वाली जो टर्म्स हैं उसको कंबाइन कर लिया, s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6y, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले गए, तो ये राइट हैंड साइड पे आ गया। और अब देखो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं है, ये s स्क्वायर s ये सब एडिशन मल्टीप्लिकेशन यही सब हो रहा है। तो y के लिए सॉल्व किया, इसको नीचे ले गए, s स्क्वायर 5s प्लस 6 s स्क्वायर 5s प्लस 6, तो ये हो गया। तो ये y में हमारी यहाँ पे हम दो टर्म्स देख सकते हैं, एक ये वाली जो टर्म है ये हमारी इनपुट के कारण है, क्योंकि यहाँ पे ये इनपुट के कोरस्पोंडिंग इनपुट का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, तो ये टर्म ड्यू टू इनपुट है। इस टर्म को हम बोल देंगे फोर्स्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, सिस्टम का फोर्स्ड रिस्पॉन्स। और ये वाली जो टर्म है, ये टर्म है ड्यू टू इनिशियल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे y0 और y डैश 0 ये टाइम 0 पे, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है। तो इसको हम बोलेंगे इस टर्म को फ्री रिस्पॉन्स, ठीक है। अब एक स्पेशल केस यहाँ पे इनकी कुछ वैल्यू हो सकती थी, हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अब एक कंसीडर करते हैं, अगर हमारी इनिशियल कंडीशन 0 है तो हमारा y0 और y डैश 0 ये दोनों अगर 0 हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और हमारा जो y है वो हो जाएगा u को हम 1/s लिख देंगे, हमारी इनपुट के लिए u 1/s था, और s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। अब इस टर्म के हम फैक्टर करेंगे तो s प्लस 2s प्लस 3 देखते ही पता लग रहा है, उसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे तो वो आपने पहले देख लिया है, ये s प्लस 2s प्लस 3, उसके ये जो कोफिशिएंट यहाँ पे निकालेंगे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करके, वो ये हो जाता है। और उसके बाद इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, तो y का इन्वर्स लैपलेस y हो जाएगा 1/6, ये तो कांस्टेंट है, 1/s का 1 हो जाएगा, ये s प्लस 2 वाली टर्म का e टू द माइनस 2, s प्लस 3 का e टू द माइनस 3t, ठीक है। तो ये हमें उसका हमें सिस्टम की आउटपुट मिल गई है, ठीक है। तो ये देखा हमने कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज़ करके हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं मॉडलिंग ऑफ डायनामिक सिस्टम की, हमारा सब्जेक्ट है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, तो मॉडलिंग ऑफ डायनामिक सिस्टम, तो बेसिकली हमें अपने सिस्टम का एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन बनाना है और उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, आइडिया यही है। तो उसकी दो अप्रोच हैं, एक तो ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन,
और दूसरी है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। तो इन रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है मैं अभी मेंशन नहीं करूँगा, हम पहले ट्रांसफ़र फंक्शन रिप्रेजेंटेशन इसको सीखेंगे, इसको यूज़ करेंगे, और जब ये सीखेंगे तब आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इनमें क्या कंट्रास्ट है इन दोनों अप्रोचेस में। तो अगर हम कंसीडर करें एक जनरल गवर्निंग इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है, तो क्योंकि वो अगर वो nth ऑर्डर है सिस्टम तो उसकी जो ये गवर्निंग इक्वेशन होगी, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये nth डिग्री की होगी, तो उसको इन जनरल हमने ऐसे लिख दिया a0 y टू द पावर n, ये y टू द पावर n नहीं है, सॉरी, ये y n टाइम्स डिफरेंशिएटेड है, n टाइम्स डिफरेंशिएटेड, ठीक है, a1 y n माइनस 1 अप टू a n y इक्वल्स y हमारी आउटपुट है, u हमारी इनपुट है, एक ही आउटपुट सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है, और इधर हमने लिख दिया b0, ये कुछ कांस्टेंट है, u m टाइम्स डिफरेंशिएटेड b1 u m माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएटेड अप टू bm u, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, उसका सिस्टम का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम इस इक्वेशन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म लें, टेक लैपलेस ट्रांसफॉर्म विद जीरो इनिशियल कंडीशन, ठीक है, जीरो इनिशियल कंडीशन के साथ लें, तो क्या हो जाएगा इसका a0, ये y जो n टाइम्स डिफरेंशिएटेड था इसके साथ टर्म आएंगी s टू द पावर n y, और साथ में इनिशियल कंडीशंस वाली टर्म्स होंगी, उन सबको हमने जीरो कर दिया, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। a1 y n माइनस 1 डिफरेंशिएटेड, ये हो जाएगा a1 s टू द पावर n माइनस 1 y, ठीक है, तो इस तरह से इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, ये हो जाएगा, राइट हैंड साइड उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, वो ये हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन जरूर करना, हम स्मॉल सिंबल जैसे u यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इनपुट जो है हमारी टाइम डोमेन में, फंक्शन ऑफ टाइम, और ये है उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो कैपिटल U है, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम ये y ओवर u निकालें, आउटपुट ओवर इनपुट, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट y ओवर u, तो वो आ जाएगा ये, क्योंकि ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, वो आ गया ये, और इसी को हम सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब फॉर्मल डेफिनेशन क्या है सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की, ये है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैपलेस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विद जीरो इनिशियल कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं होगी तो यहाँ पे और भी टर्म्स आएंगी इनिशियल कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग, तो विद जीरो इनिशियल कंडीशन, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। और अब देखो, हम टाइम डोमेन में हम सिस्टम को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये मेरा सिस्टम है, इसकी इनपुट u है जो फंक्शन ऑफ टाइम है, इसकी आउटपुट y है जो फंक्शन ऑफ टाइम है, ये हम टाइम डोमेन में उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हम अपने सिस्टम को s डोमेन में, या उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन, उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने बोल दिया ट्रांसफर फंक्शन है y ओवर u, तो y हो गया u टाइम्स ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, तो u अब मैं बोल रहा हूँ मेरी इनपुट है जो एक्चुअल में इनपुट का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, y मेरी आउटपुट है जो एक्चुअल में आउटपुट का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, और बीच में पूरे के पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है मेरा ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जो ये है यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन अगर मेरे पास है जो है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट विद जीरो इनिशियल कंडीशन, ठीक है, वो यहाँ पे लिखना है। और अब मेरा सिस्टम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, u मल्टीप्लाई बाय टी एफ इक्वल्स वाई, देखो वही है यहाँ पे u मल्टीप्लाई बाय टी एफ इक्वल्स वाई, वो है, तो अगर मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है तो मैं सिस्टम को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, तो ये है ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। और अभी तक आपको इतना तो क्लियर हो ही गया है कि ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ तब काम करेगी उस सिचुएशन के लिए जब हम ये मानने को तैयार हैं कि सिस्टम की इनिशियल कंडीशन जीरो है,
अगर सिस्टम की इनिशियल कंडीशन 0 नहीं है, ठीक है, मतलब हम एटलीस्ट हम अपने एनालिसिस में ये मानने के लिए तैयार हैं कि मैं 0 इनिशियल कंडीशन लेके चलूंगा। अगर हम 0 इनिशियल कंडीशन लेके नहीं चलना चाहते तो फिर ट्रांसफर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकती सिस्टम की, ठीक है। लेकिन 0 इनिशियल कंडीशन लेना अनरीजनेबल नहीं है, एक रीजनेबल अप्रोच है। हम सिस्टम को मान सकते हैं शुरू में 0 इनिशियल कंडीशन है, लेकिन फिर भी हम उसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं, तरह तरह के इनपुट दे रहे हैं, और उसका क्या आउटपुट होगा वो हम स्टडी कर सकते हैं ये ट्रांसफर फंक्शन इसके थ्रू, ठीक है। और अब देखो सिस्टम की जो भी इक्वेशन है उसका सारा एसेंस इस ट्रांसफर फंक्शन में होता है, और सिस्टम के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में और उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मतलब उसका टाइम के साथ कैसा रिस्पॉन्स होगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस ट्रांसफर फंक्शन में है, ठीक है। और हम ट्रांसफर फंक्शन में दो चीज़ें हम डिफाइन करते हैं, उसकी ज़ीरोज़ और उसके पोल्स, ट्रांसफर फंक्शन की ज़ीरोज़ एंड पोल्स, ठीक है। और कॉमन सेंस से ही ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है जब ट्रांसफर फंक्शन ज़ीरो हो जाता है, मतलब रूट्स ऑफ न्यूमरेटर, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर तो ट्रांसफर फंक्शन के ज़ीरोज़ हैं। और पोल्स होंगे जब ट्रांसफर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो पाता जिन पॉइंट्स पे, तो रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर वो हो गए ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स, तो ज़ीरोज़ एंड पोल्स। तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देखें, ट्रांसफर फंक्शन मान लो है हमारा s+5 डिवाइडेड बाय s² + 7s + 12, ठीक है। तो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी भी नहीं, ये हमें पता है सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, तो हमने इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लिए s+3 s+4। तो अब इसके ज़ीरोज़ कहाँ कहाँ पे होंगे, ज़ीरोज़ होगा जब इसका न्यूमरेटर 0 हो जाता है, तो जब s+5 0 हो गया तो s = -5, वो तो इसका 0 है। और इस ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स कहाँ होंगे, जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, जो होगा s = -3 और -4 में, ठीक है। तो इस केस में जो इसके ज़ीरोज़ और पोल्स हैं ये रियल नंबर्स आए, लेकिन ज़रूरी नहीं है रियल आए, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो s जो है हमारा, s जो वेरिएबल है ये इन जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो हम ज़ीरोज़ और पोल्स को हम s प्लेन में डिपिक्ट करते हैं सिस्टम के ऐसे, जैसे ये रियल एक्सिस है, x एक्सिस जिसको बोलते हैं, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया s प्लेन, और यहाँ पे ज़ीरोज़ एंड पोल्स हम डिपिक्ट करेंगे, -5 पे 0 है तो -5, ठीक है, -5 पे यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0 को डिपिक्ट करना है तो 0 लगा देंगे यहाँ, ठीक है। और पोल कहाँ कहाँ पे है, -3 और -4, तो -3 और -4 यहाँ पे पोल है, पोल को डिपिक्ट करने के लिए यहाँ पे हम x लगा देते हैं, तो ये पोल्स है, ठीक है। मान लो पोल इमेजिनरी होता, पोल आता मान लो -3 + 4i, तो ये -3 और ऊपर चला जाता +4i, यहाँ पे उसका सिस्टम का पोल होता है, यहाँ पे x लगा देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हमने।